बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल इनसाइट के साथ मैं हूं सज्जाद हुसैन। भारत में जब से मोदी सरकार की हुकूमत आई है, इंतहा पसंदी अपने अरूज पर है। कभी हम सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा देखते हैं तो कभी पाकिस्तान को तनहा करने की साजिशें। लेकिन पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी के तहत 15 अक्टूबर को शंघाई तावन तंजीम का सबमिट होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि एहतजाज जो है वो जमहूरी मुआशरे का हुस्न होता है और पाकिस्तान में जो होने वाले एहतजाज हैं वो अजाब क्यों बन जाते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं उमर फारूक साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनसे जानते हैं इन सब इश्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद एक इंटरनेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, SCO समिट होना जा रहा है और इसके अंदर पहले तो भारत ने बड़ी कोशिशें की पाकिस्तान को तनहा करने की, लेकिन उनके वजीर खारजा की आमद को ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की पॉलिसी में तो कोई शिफ्ट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई उसकी वजह से उनको आना पड़ रहा है। ये आप समझ लीजिए कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है और वो प्रेशर इस तरह है कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हो रहा है, बेसिकली ये एक इदारा ऐसा है जिसका मकसद ये है कि आप इंटर रीजनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप थोड़ा सा मजबूत करें। तो वो चार उनको इसमें शरीक होना ही पड़ेगा। तो बाकी जहाँ तक ये बात है कि उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, जयशंकर, तो उनका भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इसमें जो है इन्वॉल्व होऊंगा और बड़ा कोई उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया था, जिसका मकसद ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो इसमें शरीक भी हों। और देखिए ना, इसमें शिरकत उनके लिए कितनी ज़रूरी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2001, उसमें इंडिया है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं। अगर इंडिया इस समिट में शरीक नहीं होता तो वो तो फिर इलाके से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है ना। तो उसने एक तरह से पूरी दुनिया पे ये इंप्रेशन दिया हुआ है कि मैं इस इलाके का जो वो हूँ, पुलिसमैन हूँ, चौधरी हूँ, हमारी आपकी ज़ुबान में बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों में शरीक हो। वो शरीक होगा तो ये है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी देखें कि इन चीज़ों में शरीक होने से आपने अक्सर हमारे अखबारात में ये खबर पढ़ी होगी कि इसके पीछे बैरूनी हाथ है, ये वो चीज़ें हैं। तो SCO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन सब चीज़ों को एड्रेस करने का बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कोई ग्रीवियंसेस हैं पाकिस्तान की तो सारे मेंबर्स बैठे हैं वहाँ सामने, आप डिस्कस करें। इसी तरह अगर इंडिया की कोई ग्रीवियंसेस हैं किसी और मुल्क की हैं तो वो भी SCO में आके डिस्कस करें। तो इट इज़ अ विन विन थिंग फॉर एवरीवन, व्हिच आई थिंक। अच्छा, इस्लामाबाद एक मरतबा फिर जो तवज्जो का मरकज़ बनेगा और इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के बेशुमार वफूद ऐसे हैं जो रशिया और चाइना का विज़िट कर चुके हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए। तो इस तरह के जो बहुत बड़े लेवल पर जो जब सरबराहान ममलकत आते हैं तो इसमें पाकिस्तान सफारती लिहाज से कितनी कामयाबी हासिल कर सकेगा? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ सजाद साहब के 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी मुल्क के लिए फॉरेन अफेयर्स की हद तक अगर देखा जाए वो इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होता है इकोनॉमी, एक होता है आपके जो सफारती ताल्लुकात और तीसरी चीज़ शायद आपकी स्ट्रेटेजिकल। तो अगर आप ये देखें तो चाइना जो है थ्रू एंड थ्रू उसने पाकिस्तान की हमेशा हेल्प की है। और CPEC हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, चाइना आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा आपको याद होगा एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान स्टील, वो रशिया ने लगाया था। तो रशिया भी अब दोबारा ये इतने अरसे बाद ये एक चीज़ होने जा रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपके जो मेजर प्लेयर्स हैं इस रीजन के, रशिया और चाइना फॉर एग्जांपल, वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। तो ये आप समझें कि ना सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजिकली मजबूत होंगे आप, बल्कि आप यूँ समझें कि जो सेंट्रल एशिया इस SCO की मेंबर्स हैं वहाँ तक आपके कारोबारी मामलात भी खुलेंगे, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ तक जाएगा। तो इस तरह की सिटिंग्स आपको याद होगा एक सार्क के नाम से भी हुआ करता था। जी जी, लेकिन बस वो शायद इंडिया की उसकी वजह से वो सार्क जैसा इतना खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म था, वो जो है बिल्कुल गैर फॉल हो चुका है, गैर फॉल हो चुका है। वरना हमने पढ़ा था अपने सिलेबस में, हमने सार्क कॉन्फ्रेंस होती है एग्जैक्टली काठमांडू में हो रही है, कभी इस्लामाबाद में और कभी जी जी जी। तो ये है कि इस तरह के जो आपके वेंचर्स होते हैं उससे नए रास्ते खुलते हैं जॉब्स के। आपको पता है जिस तरह यूरोप में यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा
जॉइंट हैंड है, लोग पीपल टू पीपल ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी छोटे से इलाके के लोग जो है लंदन जैसे शहर में जाते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो अगर इन रीजन्स के अंदर इस तरह का कोई वो बन जाए तो लोगों के लिए कितनी आसानियाँ हों, हुकूमतों के लिए भी। अच्छा, आसानियों से हमने बात की कि जो अभी SCO समिट तो होना है, हम दुआ करते हैं कि वो कामयाबी के साथ हो। कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ था और वहाँ पे PTI की जानिब से एहतजाज किया गया। वैसे कहा तो ये जाता है कि जो एहतजाज है वो किसी भी जमहूरी माशरे का हुस्न होता है, तो कोई भी पार्टी, जमात या फिर शख्स जो है वो उसका राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। तो पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो एक दूसरा रुख इख्तियार कर जाता है। PTI के एहतजाज से क्या उन्होंने वो मकासद हासिल कर लिया जिसके बायस उन्होंने कुछ दिन पहले पूरे इस्लामाबाद को और लाहौर को यरगमाल बनाए रखा? ये बात ठीक है कि एहतजाज किसी भी जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है हर एक का एहतजाज करना। अभी कुछ दिन पहले जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है, महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया है और बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि महंगाई हर आदमी का इशू है। लेकिन हमारे मुल्क में एहतजाज मुसीबत तब बन जाता है जब आप एहतजाज छोड़ के तशद्दुद पे उतर आते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं। आपको याद होगा जैसे PTV और पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था पहले, तो वो जो चीज़ है वो स्टेट के अंदर खौफ बन के बैठी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो। अभी ये भी हो सकता था कि आप तो जा रहे हैं एहतजाज करने, लेकिन 15-16 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो समिट होने जा रहा है, तो आपका एहतजाज कहीं लंबा होता कि वो कोई महीने तक ना चला जाए। तो वो स्टेट जो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे मुल्क में एहतजाज इसलिए भी एक वो बन जाती है मुसीबत कि आप देखें इंटरनेट भी डाउन हो जाता है, रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं और सब इसीलिए होता है कि आम आदमी की ज़िंदगी को कोई नुकसान ना पहुँचे। बाकी आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम मतलब इन्हीं के ऊपर रख के उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं कि PTI के मकासद क्या थे। मेरी जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनके दो ही मकासद हो सकते हैं कि एक तो इलेक्शन दोबारा कराए जाए और गालिबन दूसरी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट शायद मूव चला रहे हैं। तो क्या उनको दोनों मकासद हासिल हुए? जहाँ तक मेरा ये ख्याल है अगर उनको इनमें से कोई भी मकासद हासिल हुआ होता या मकसद हासिल हुआ होता तो अब तक गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आ गया होता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे या इलेक्शंस दोबारा कराने के सिलसिले में कोई उन्होंने अभी तक हिंट दिया है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि PTI को वो मकसद हासिल नहीं हो सका जिस मकसद के लिए वो गई थी वहाँ पे, कि या इलेक्शन दोबारा हो जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ना हो। मेरा ये ख्याल है वो दोनों चीज़ें अपने वक्त पे ही होंगी और हो जाएंगी। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो PTI ने अभी इधर शो किया इस्लामाबाद में आए सारे, ये फ्लॉप शो उनका हो गया है? जिस तरह आपने फरमाया कि मकासद के हवाले से, तो मकासद के हवाले से दो चीज़ें हो सकती थी। एक तो इलेक्शंस करवाए जाएं दोबारा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रोका जाए, और तीसरा शायद वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन बनाई जा सके। अगर तो इन तीनों में से कोई भी मकसद हासिल कर सके हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब तो आना चाहिए ना, कोई अखबारों में, कोई TV में कोई चीज़ तो नजर आनी चाहिए। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इन तीनों चीज़ों में बैकफुट होने जा रही है। अगर इसके अलावा इनका किसी बात पे एहतजाज था तो वो शायद मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो पूरी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं KPK के अंदर। उनका आपने पिछले दिनों एटीट्यूड देखा और हमने काफ़ी फुटेज देखी, उनके बयानात भी। तो अली अमीन गंडापुर साहब को डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो इमरान खान साहब की तरफ से हो रही हैं। तो क्या उनके इस बिहेवियर से या जो उनका एक अग्रेसिव मूड है टूवर्ड्स अ फेडरल गवर्नमेंट, तो क्या इससे इमरान खान की रिहाई के लिए जो डायलॉग्स का रास्ता है वो हमवार हो सकता है या मुश्किल है? इसको आप एक आम नज़र से देखें कि देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड बार्स, उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं, ठीक है। अगर कानून एक रास्ता बना रहा है अपना, ठीक है, उसकी डिबेट्स हो रही हैं, लॉयर्स एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट डिबेट्स कर रहे हैं। अगर तो आपने ये सोचा है कि आपने ये एहतजाज इसलिए किया था कि हम रिहा करा लेंगे, तो कल को फिर इस तरह किसी भी कैदी के लवाकिन सड़कों पे जमा हो के पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ करके चीज़ें तोड़ के अपने कहेंगे उसको भी रिहा कर दो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जस्टिस मजबूत हो तो आपके पास दो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है कोर्ट, दूसरा है असेंबली का फ्लोर। अब आपके पास KPK की हुकूमत भी है, आप चीफ मिनिस्टर भी हैं, आप वहाँ पे असेंबली के ऑल एंड ऑल भी हैं। तो अगर आप इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे, अब मैं ज़रा गंडापुर के हवाले से बात करूँ, अगर आप इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे तो आपको खुद नहीं लगता कि आपका पॉलिटिकल कैरियर जो है उसके ऊपर कितने ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे।
कोई ना कोई तो सीरियस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी सोच होगी कि यार देखो हमने इसको चूज़ किया है कि हमारे मसाइल हल करें। लेकिन इस वक्त इतना बड़ा एक SCO होना जा रहा है जहाँ पे हमारे इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिकल, फाइनेंशियल मसाइल हल हो सकते हैं, तो हम इस वक्त मुल्क में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो आप किसी जज्बाती कौम की, अफराद की तो तर्जमानी कर सकते हैं, लेकिन असेंबली जो है एक कलेक्टिव विजडम होती है पाकिस्तान की, मेरा नहीं ख्याल ये उसकी तर्जमानी है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए, और असेंबली और कोर्ट्स बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सिविलाइज सोसाइटी का, वहाँ जाके अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया उमर फ़रूक साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू से हमें आगाह किया। जी नाजरीन, जिस तरह इन्होंने अपनी गुफ्तगू के आखिर में फरमाया कि जो असम्बली है, जो डेमोक्रेटिक वे है, यही जो मसाइल के हल के लिए सबसे अच्छा रास्ता तस्वर किया जाता है। एहतजाज करना किसी भी शख्स या पार्टी का हक है, लेकिन उस एहतजाज की आड़ में हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम मुल्क का कोई नुकसान तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे बाद ये SCO समिट होने जा रहा है, हमें इसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए और सबको मिलकर एक टेबल पर बैठकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।